हम्म। हेलो। नमस्ते तो सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, नमस्ते विपुल जी। तो वेलकम। तो अभी हम आधे घंटे आपस में बात करेंगे। जी अ, सर। तो जो भी मेथोडोलॉजी है, तो मैं बेस्ड ऑन द डेफ एंड द इंफॉर्मेशन आई हैव विद मी, so I will ask you few questions for the next 10-15 minutes. Okay? So it will श्योर सर। give you an idea. एक मिनट। एक मोदी श्योर सर। आपका पार्सल आया कुछ। स्विच पार्सल आया था वो ठीक है। हाँ जी। तो 10-15 मिनट में आपके डेफ के ऊपर से आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, सो इट विल गिव यू सम फ्लेवर ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, एंड देन वी विल डिस्कस what other kind of preparation you should do, and lastly, like, I will give you opportunity to ask me few questions. Okay? So that is श्योर how सर। श्योर। we will begin now. uh, Vipul, you are from Patan district. Okay? जी सर। जी सर। Uh, so tell me a little bit about the district. क्या है, where is it located, why it is famous for, how does its economy run? ओके सर। सर, इफ यू परमिट मी देन कैन आई स्पीक इन हिंदी एज हिंदी आपका इज मीडियम आपका ऑफ वो कम्युनिकेशन। आपका इंटरव्यू हिंदी में है ना? जी जी सर। हाँ, तो प्लीज आप हिंदी में ही करेंगे। आपको बताइए, हिंदी में बताइए सर। क्या है, मतलब कि ये पाटन जिले के बारे में बताओ थोड़ा सा, कि भाई क्या इसकी इकॉनमी जी कैसे सर। चलती है, क्या इसका फेमस है। सर, पाटन एक तरीके से ऐतिहासिक शहर रहा हुआ है पिछले 7वीं सदी से 11वीं 12वीं सदी तक। पाटन गुजरात का कैपिटल रह चुका है। तो एक इस तौर पर हम्म। हेलो। देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रानी की वो सर पाटन में लोकेटेड है सर। उसके साथ हम्म। साथ जो पाटन की इकोनॉमी और जियोग्राफिकल रीजन की बात करें तो पाटन डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, तो वो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है। उसके साथ साथ पाटन की इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। 80 to 90% पाटन में एग्रीकल्चर से आता है सर। ओके। तो इंडस्ट्री वगैरह, जैसे गुजरात में तो हर जगह इंडस्ट्री बहुत लग रही है, तो पाटन में इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है क्या? सर, जिस सेंस में देखा जाए तो जो पेरीफेरल रीजन है, फॉर एग्जांपल पाटन के पास में मैसाना आता है। हम्म। तो जो बेचराजी करके इलाका है या अहमदाबाद है, तो वहां पर इंडस्ट्री ज्यादा लोकेटेड है कंपेयर टू पाटन डिस्ट्रिक्ट में। और सर, पाटन की जियोग्राफिकल रीजन में जो एग्रीकल्चर से ज्यादा सूटेबल करता है, इसकी वजह से वहाँ इंडस्ट्री कम देखने को मिलती है सर। तो क्या पाटन में क्या इरिगेशन वगैरह के क्या साधन है? सर, जो नर्मदा कैनाल के थ्रू जो पानी कैनाल के थ्रू सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। और दूसरा जो बोरवेल की टेक्निक है उसका भी यूटिलाइज होता है। तो दो प्रमुख हम्म। साधन है, कैनाल और बोरवेल सर। अच्छा जी। चलिए, तो ये तो हमने कर ली। तो पाटन में जो हिस्टोरिकल कैपिटल थी, तो क्या थे, मतलब कि विच किंगडम वाज देयर, क्या है उसकी थोड़ा सा बताएं कि क्या विच किंगडम वाज देयर एंड व्हाट वर द मेन, आई मीन देयर अचीवमेंट ऑफ दैट किंगडम। जी सर। सर, जो पाटन कैपिटल जिसने स्टार्ट की थी वो चावड़ा डायनेस्टी के द्वारा शुरुआत किया गया था 7th सेंचुरी में। उसके बाद हम्म। सोलंकी डायनेस्टी जो गुजरात में सबसे प्रमुख और फेमस डायनेस्टी मानी जाती है, उसमें एक राजा हुए थे सिद्धराज सिद्धराज जयसिंह सोलंकी करके राजा थे। उनके द्वारा हम्म। जो गुजरात का अभी का वर्तमान स्वरूप जो देखने को मिलता है, गुजरात का जो नाम भी है उनके टाइम पर जो बना था। उसके साथ साथ जो गुजरात का जो जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, नॉर्थ में माउंट आबू से लेकर तक महाराष्ट्र तक, जो गुजरात का इंटीग्रेशन जो अभी जो हम वर्तमान में देखते हैं वो उनकी देन के स्वरूप माना जाता है। और उसके हम्म। साथ साथ सर कल्चरल कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट्स भी देखने को मिलती है। जो रानी की वाव मैंने बताया, उसके साथ साथ सहस्त्रलिंग तालाब हो गया। और जूनागढ़ में भी कई सारी साइट्स है जो उनकी डायनेस्टी के तहत बनाई गई थी सर। गुड गुड। तो ऐसे ही बताओ यार, जैसे गुजरात है, आई मीन, भाई, इट इज जी सर। कंसिडर्ड वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, और पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी हाई है। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से भी जी सर। तीन चार क्या रीज़न है दी वाई गुजरात इज डूइंग वेल। जी सर। सर, उसके प्रमुख कारण में देखें तो पहले तो गुजरात के लोग ही है जो जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप जो स्पिरिट जो देखने को मिलती है, जो प्राचीन काल से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। परंतु वर्तमान समय में जो स्टार्टअप कल्चर आया है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है,
तो एक ये प्रमुख वजह है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, हम समग्र भारत लेवल तक हमें उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा सर, हम्म। हम देखें तो जब 1960 से जब गुजरात बना है, तो गुजरात गवर्नमेंट का मेन फॉर्मूला यही रहा है कि प्रो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन। तो जो हम हम्म। गुजरात गवर्नमेंट की आप पॉलिसी भी सर देखेंगे, तो मोस्टली वही है कि जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी होती है वो देखने को मिलता है। और हम्म। तीसरा सर, 2000 के दशक के बाद यदि हम गुजरात का ग्रोथ मॉडल देखें, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस का जो डायमेंशन जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा ऐड किया गया है, तो ये तीन हम्म। प्रमुख वजह है जिसकी वजह से गुजरात मॉडल समग्र भारत में सर प्रख्यात की तरह उभर कर आया है सर। बहुत अच्छे। तो आपके फादर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं? हैं जी? जी सर। तो कैसे है, मतलब किस तरीके की एग्रीकल्चर करते हैं? खुद करते हैं तो वही आपने कुछ जैसे कहते हैं बंटवारे पे करते हैं या कैसे? और क्या ग्रो करते हैं? जी सर। सर, मेरे माता पिता दोनों अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित हैं, और वो खुद ही हम्म। अपनी जो किसान होते हैं, जो खुद ही होते हैं, वो खेत में किसानियत करते हैं। और जो मेजर हम्म। क्रॉप जो देखा जाता है, तो हमारे जो इलाके है सर, वो डिजर्ट के पास में ही है। तो उतना सीजन हम नहीं ले पाते, हार्डली एक या हार्डली दो सीजन ही हम ले पाते हैं। तो जो हम्म। मेजर क्रॉप रवि सीजन में जो देखा जाता है, तो उसमें एक जीरा जो क्यूमिन कहते हैं, जो समग्र भारत में सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में से होता है। एक तो क्यूमिन हो गया हम्म। सर, दूसरा जो हम्म। मस्टर्ड है। ये दो मेजर क्रॉप है जो सर्दियों के टाइम किए जाते हैं। और बाकी जो हम्म। मॉनसून में होता है उसमें ज्वार बाजरा और वो उस तरीके के क्रॉप सब किए जाते हैं हमारे इलाके में। बट जीरे का तो रेट बहुत बढ़ रहा है मार्केट में। ये सर, रेट ज्यादा दिखने को मिलता है, तो इसीलिए सर हम उसको करते हैं, क्योंकि एक ही सीजन हमें मिलती है, तो एक ही चांस है कि एक ही बार में हम छक्का लगा दें। तो आप मैंने देखा कि आपकी पॉलिटिकल साइंस ही आपने सब्जेक्ट लिया है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पढ़ाई भी आपने पॉलिटिकल साइंस की है। बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ बड़ी फोकस रही है। तो ये जी सर। तो आपने ये जो विजन आईएएस इंस्टीट्यूट के साथ कॉपी इवेल्युएटर क्या किया है? तो भाई उनकी चीज़ों को, कॉपीज कौन सी कॉपीज को इवेल्युएट करते थे? सर, 2022 में सर मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसकी वजह से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है। मुझे मेंस में अच्छे मार्क्स मिले थे, तो मुझे लगा कि हम्म। शायद कॉपी इवेल्यूट करूंगा तो जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है, जो एग्जामिनर का, वो शायद पर्सपेक्टिव में जान सकूं। तो जो मेंस की कॉपी है, वो मैंने कॉपी इवेल्यूटर के तौर पर स्टार्ट किया था जॉब सर। और आप ये जो इवेल्युएट करते थे वो वैसी वाली ही करते थे, ये जो कौन सी वाली इवेल्युएट करते थे? ये पॉलिटिकल साइंस की सर, किताबें जो हैं? मेंस, हाँ जी। नहीं नहीं सर, जीएस, मुझे लगता है कि जीएस में मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज ज्यादा थी, और उसमें मुझे मार्क्स ज्यादा लाने थे, तो उसकी हम्म। वजह से सर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट भी रहा है, जी मेन सर। रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे इंडिया में आप कहते हैं कि भाई देर शुड बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? यस सर। सर, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन की हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि एक अकेले सेंट्रलाइज्ड यूनियन की तहत से सभी सभी पूरे समग्र देश में जो स्कीम चला रही है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो हमारा देश सर एक रथ के दो पहियों की तरह काम करता है। एक तरफ सेंट्रल देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ राज्य का सहकार भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम बनाई जाए, और राज्य सरकार के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उस सेंस हम्म। में सर कोऑपरेशन देखने को मिलता है। ये बट किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट भी आ रही हैं इसके अंदर? यस सर। सर, कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक क्षेत्र तो जो मेजरली वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, वो है गवर्नर का रोल सर। हाल ही में हम्म। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस जज वो गवर्नर से जो डिस्क्रिशनरी पावर का कभी यूज किया जाता है, तो कभी मिस यूज देखने को मिलता है। तो एक मेजर रोल एक ये देखने को मिलता है। और दूसरा जो सर, जो फिजिकल फेडरलिज्म में जो सेंस में देखा जाए, तो टैक्सेशन पावर में भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टसल होती है वो देखने को मिलती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड होती है कि उनको टैक्स रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 42% और रेवेन्यू शेयर करता है। अच्छा यार, ये जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी को कहा जाता है कि इट इज़ अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कैसे आप कहते हैं कि भी जीएसटी में ऐसा क्या हो जी गया सर। कि भी उसको शाइनिंग एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है?
यस सर। सर पहले हम देखा जाए तो जो जो टैक्स रेवेन्यू की जो सिस्टम थी उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही थी। तो जीएसटी की हम्म। वजह से एक प्रमुख चीज ये देखने को मिली कि समग्र भारत में यूनिफॉर्म तरीके से इसको लाया गया। दूसरा कि सर जो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड किए गए हैं। अर्लियर ऐसा देखा जाता था कि सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता था। वर्तमान समय में स्टेट गवर्नमेंट भी उसे इम्पोज करती है। और तीसरा सर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखे तो स्टैंडर्डाइजेशन के तरीके से समग्र भारत में उसको स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी वजह से सर हम देखें तो कि ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू 1.6 लाख करोड़ के आसपास पर मंथ देखने को मिलता है सर। हम्म। तो ये जो अभी गवर्नर के बारे में आपने बात करी, तो इसके अंदर पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और अभी उस जजमेंट को रिवर्स तो नहीं बट एक फाइव कॉन बेंच एडवाइजरी। एडवाइजरी दी थी। तो क्या उसमें मतलब कि पहली जजमेंट क्या थी और अब ये क्या एडवाइजरी में क्या है? सर जो अर्लियर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उसमें मेन हम्म। चीज यही थी कि गवर्नर के द्वारा जो बिल पास करना होता है वो विद इन अ हम्म। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 3 मंथ टाइम दिया गया था, उसके तहत हम्म। उसको पास करना है या उसको वापस विधानसभा के तहत वापस भेजना है। परंतु हाल ही हम्म। में जो एडवाइजरी ओपिनियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसमें सर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रखा गया है सेपरेशन हम्म। ऑफ पावर में, कि हर बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती कि गवर्नर अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है उस तरीके से यूज करे। और साथ साथ में एडवाइजरी ओपिनियन में ये भी बोला गया है कि यदि गवर्नर के द्वारा लंबे समय तक जो बिल रखा जाएगा तो फिर वो कोर्ट की मजबूरी होगी कि उनको ऑर्डर देना होगा। तो एक तरीके से सर एक बैलेंस बनाने की बात की गई है जो रिसेंटली जो एडवाइजरी ओपिनियन है उसमें सर। चलिए। तो ये आपने अभी पिछले साल की उससे एग्जाम से आप अभी काम कर रहे हैं कहीं? नहीं सर, मुझे सर इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुआ है लास्ट ईयर में। पर हाँ। मैं अभी ईओएल लेने का सोच रहा हूँ सर। 8 तारीख को एनपीए स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आपको इंडियन पुलिस सर्विस मिल चुकी है? हाँ जी। जी सर। हेलो। इंडियन पुलिस सर्विस आपको मिल चुकी है लास्ट ईयर के एग्जाम से? जी सर। हम्म। क्या आपके कितने नंबर आए थे इंटरव्यू में? सर उस टाइम मेरे मार्क्स थे 165, एवरेज मार्क्स थे सर। कितने, 160? सॉरी, विपुल। 165 सर। 165, ओके, वेरी गुड। 165, 165 सर। यस सर। हाँ नहीं, 165, 165। ओके। तो ये क्या है भाई, ये पिकल बॉल आपने खेलना शुरू कर दिया, ये कहाँ से, आप कहाँ खेल रहे हो पिकल बॉल? यस सर। जैसे कि सर टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट होता है उसी तरीके से एक पिकल बोर्ड कोर्ट बनाया जाता है। मोस्टली ये जो हम्म। अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो हाल ही में मैं सर मतलब पिछले 5 6 7 6 महीने पहले बॉक्स क्रिकेट खेलने गया था। तो उसके पास में ही मैंने पिकल बोर्ड का कोर्ट देखा, तो वो गेम ऐसी है कि सर 15 मिनट में हम सीख लेते हैं। तो फिर ये सर जो हम्म। कोर्ट के अंदर ही खेला जाता है, जो मैंने पिछले 6 महीने से हम्म। लगातार खेल रहा हूँ सर। हम्म। तो क्या है इसके, क्या कोर्ट की डायमेंशंस क्या होती हैं, मतलब कि कितनी, कुछ आइडिया है आपको? जी और क्या सर। जो जिससे खेला जाता है वो किस चीज़ की मटेरियल की बनी होती है? सर जो इसका इसका डायमेंशन होता है 20 बाई 44 फुट फुट देखा जाता है। जैसे हम्म। बैडमिंटन का जो कोर्ट साइज है सिमिलर सेम साइज पिकल बोर्ड कोर्ट का देखने को मिलता है। और इसका जो सर हम्म। जो कोर्ट का जो मटेरियल होता है मोस्टली सीमेंट से ज्यादा बनाया जाता है। और उसमें हम्म। फिर एडिंग कलर जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। हम्म। ओके, ओके, ओके। तो क्या है अभी वॉचिंग कंटेम्प्रेरी हिंदी मूवीज एंड वेब सीरीज, कौन से सोशल इशू के ऊपर कौन सी वेब सीरीज अभी रिसेंटली देखी है? सर हाल ही में मैंने परसों खत्म किया है नेटफ्लिक्स पर जो दिल्ली क्राइम का सीजन 3 जो देखने को जो मिला है। उसमें हम्म। जो मेजर इश्यू जो हाईलाइट किया हुआ है वो सर चाइल्ड जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत सटीक तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। और दूसरे हम्म। उसमें सर पुलिस रोल को बताया हुआ है कि किस तरीके से पुलिस का रोल चैलेंजिंग होता है और किस तरीके हम्म। से अपना जो मिशन दिया जाता है उसको कंप्लीट किया जाता है। हम्म। तो ये क्या था आपका, स्कूल के अंदर गुड गवर्नेंस काउंसिल क्या था, प्रेसिडेंट, डिसिप्लिनरी कमेटी थी क्या? ये नहीं सर, एक तरीके से ये हमारे जो पार्लियामेंट में देखने को मिलता है उसी का मॉडल देखने को मिला था कि हम्म। एक प्राइम प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उसके तहत 5 6 डिपार्टमेंट अलग अलग थे। एक एनवायरमेंटल कमिटी थी, एक सैनिटेशन कमिटी थी,
एक हम्म डिसिप्लिनरी कमिटी थी, तो उन सबको हैंडल करने के लिए मुझे हेड बनाया गया था, तो आई वॉज द प्रेसिडेंट। हम्म। तो ऐसा है तो कि मैंने कर लिए तो विपुल ऐसा है कि भाई यू आर वेरी गुड, मतलब कि आपका जो बोलने का तरीका है और जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बहुत अच्छे हैं। तो आपके मार्क्स जो इंटरव्यू में आए हैं वो भी ये अच्छा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे फीडबैक, तो यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, अपने एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो आई मीन आई रियली डोंट हैव मच टू से कि अब यही है कि जैसे आप हैं, आप अभी पुलिस सर्विस में हो गए हैं, तो ज्वाइनिंग कब रखी है उन्होंने? सर 8 दिसंबर, ओके 8 दिसंबर नेक्स्ट मंथ। तो अभी आपने वो कर लिया क्या, तो फाउंडेशन कोर्स में गए थे मसूरी? नहीं सर, जब सर एग्जाम में रीअपियर होते हैं तो मसूरी जाने को नहीं मिलता सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो एक ही है कि एक तो है कि भाई आपका बायोडाटा भी काफ़ी फोकस्ड है, मतलब फोकस्ड इन अ सेंस कि भाई पूरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे है। तो बहुत अच्छा है। तो इससे क्या रहता है कि द स्कोप ऑफ, देखिए पहले जैसा है तो आपने पाटन के बारे में अच्छे से है, बाकी मैंने गुजरात के बारे में भी अच्छे से आपने बोला है। तो जो भी, और फिर ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, जो एनीवे यू मस्ट बी डूइंग इट ऑलरेडी। तो मेरा तो इसमें यही एडवाइस रहता है कि भाई जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं इनको और अच्छे से पढ़ें, और इकोनॉमिक न्यूज़पेपर भी पढ़ें। तो थोड़ा सा जीएसटी वाला जवाब आपने अच्छे दिया, बट कुड हैव बीन लिटिल बेटर। तो ये है कि थोड़ा सा पढ़ें। और मेरे लिए रहता है कि भाई क्योंकि आपने जैसे इंटरव्यू को फेस किया है, भाई 5 मेंबर होते हैं, हर आदमी 4-5 मिनट क्वेश्चन पूछता है, उसमें भी वो 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो हर आदमी बड़ा हम्म। स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट आंसर चाहता है। और जितना पूछा जाए उतना ही दीजिए, ताकि इट गिव्स अ चांस टू द इंटरव्यूअर टू आस्क अ सप्लीमेंट्री ऑन दैट, इट आल्सो शोज योर डेप्थ ऑन दैट। तो वैसा नहीं अपीयर होना चाहिए कि भाई आपने भाई अच्छे से पहले से ही रट रखा है और भाई जो पूछा थोड़ा सा लिमिटेड गया है, आप पूरा उसका जवाब दे रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको पाटन और उसके बारे में पूछे, उसमें तो ठीक है कि भाई आप यू कैन, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, भाई आप कुछ भी बोलें। बट जहाँ पे जी स्पेसिफिक सर। क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा स्पेसिफिक ही जवाब दें, ताकि उसके आगे वो सप्लीमेंट्री दिया जाए। ठीक है। श्योर तो सर, श्योर श्योर सर। बाकी तो तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब कि ये थोड़ा सा पिकल बॉल वगैरह के बारे में और थोड़ा सा कर लो भाई, ये भी न्यू चीज़ है ये कि सर स्टडी स्टडी कर रहा हूँ सर मैं उसके बारे में। स्टडी की भाई कौन चैंपियन है, क्या है वर्ल्ड हम्म। में, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी एक आधी कंटेम्प्रेरी हिंदी मूवी वेबसाइट सीरीज के बारे में अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, जो भी देखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके बारे में आप कर लो एक आधे में, मतलब कि अच्छी से, ताकि भाई ये हो जाए। तो आप बताओ, मेरे से कुछ पूछना चाहेंगे तो आई मीन यू तो अभी है पुलिस में तो आई गए हो, यू आर अ वेरी वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड। सबसे बड़ी आपका पॉजिटिव ये है कि बोलते बड़े अच्छा हैं और क्लैरिटी से बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं तैयारी तो अच्छी है ही। तो सबसे बड़ा मेरा तो अपना व्यू ये है कि आपका एक्सप्रेशन भी तभी अच्छा हो पाता है अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। अगर नॉलेज जी ही सर। अच्छी नहीं है तो आप फंबल करोगे करोगे तो एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से खराब हो जाता है। तो आपने मेंस के लिए अच्छी तैयारी करी है, तो एक्सप्रेशन इज़ वेरी गुड। और अब ऐसा है कि यू हैव एस्पिरेशन टू गो टू आईएएस, तो और अच्छे से हम्म। कर लिए। तो अगर वो छुट्टी दे देते हैं तो छुट्टी लेके गिव योर बेस्ट एंड बढ़िया है, मतलब कि जो कितनी एज कितनी हो गई आपकी? सर 25 सर। 25, हाँ इट्स नॉट वेरी, आज के डेट में तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो तो देखो, तो और बताइए एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी या? नहीं सर, मेरा तो आज का तात्पर्य यही था कि एक्सपीरियंस लेना, जो कम्युनिकेशन जितना इम्प्रूव हो सके उतना। मुझे एक, जो हाँ आपने अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया कि वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना, मुझे वो सीख रहा हूँ मैं सर। हाँ 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 हाँ, तो मतलब एक वो आपकी चीज तो नॉलेज ध्यान। ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और उतना ही करें, ताकि भाई अगर वो ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो नॉर्मली देखिए इंटरव्यू में आपने देखा होगा तो तरीका यही रहता है, क्योंकि मैं भी यूपीएससी बोर्ड्स में कई बार रहा हूँ, कि भाई पहले छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको डिस्टिंग्विश तो करना है ना, देन दे ट्राई टू गो इन टू डीप डेप्थ और रिलेटेड क्वेश्चन, तो वन कैन फिगर आउट कि भाई जस्ट आपकी सुपरफिशियल नॉलेज है या ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है। तो दैट इज़ हाउ दे डिस्टिंग्विश। हम्म।
और बाकी आपकी पर्सनैलिटी और क्लैरिटी और ये है। और बाकी तो एक बेसिक्स तो ये हैं ही कि भाई इंटरव्यू बोर्ड मेंबर से कभी आपको एज अ पर्सनैलिटी इशू नहीं बनाना कि भाई ट्राई टू फाइट विद देम, या भाई अगर वो कुछ फैक्चुअली गलत भी बोल दे उसको काउंटर करना है। और नॉर्मली जैसे आप कहते हैं तो अभी तो मैंने कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, तो उसमें ट्राई टू गिव बोथ साइड्स, नो, प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए हम्म। नहीं करनी चाहिए। जैसे भाई दिल्ली में होगा भाई पॉल्यूशन का इशू है, भाई क्यों हम पॉल्यूशन को नहीं मीट कर पा रहे हैं, क्या रीजंस हैं भाई। इसका मेन इशू है कि भाई इंडिया में डाइवर्सिटी है, ये बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। अगर आप भाई हर चीज़ को बैन कर देंगे, हर चीज़ करेंगे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, तो यू हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस। तो ऐसे करके बैलेंस आंसर देने से गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना होता है कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, इट्स ऑलवेज ग्रे, यू नो। यर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड यू हैव टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस आंसर दो। और तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा है, तो आई एम श्योर कि अगर आपका मेंस अच्छा हुआ है तो इवन लाइक 165 इज क्वाइट गुड, आई मीन नंबर, थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट तो आपको उससे कम नहीं आने चाहिए, पहले तो यही होना राइट, चाहिए। यस सर, सर मैं हाँ, माय क्योंकि टारगेट वो इज वेरी अबाउट वेरी होता 190 रहता प्लस है, सर। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएं जो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हैं। तो बाकी वो तो स्ट्रैटेजी है ही कि भाई आई मीन ब्लफ करने की कोशिश नहीं करनी, अपना श्योर सर। साफ साफ मना कर दो ताकि पर्सन कैन गो टू अदर क्वेश्चन विच मे बी ऑफ योर इंटरेस्ट। तो आई एम श्योर लास्ट ईयर भी आपने कुछ वो दिए होंगे, आई मीन मॉक वॉक भी दिए होंगे, तो जी सर, जी सर। ये मौका लगता है थोड़ी और तैयारी कर लीजिए, देन यू गो फॉर मॉक आल्सो, तो और तैयारी हो जाएगी। तो माई बेस्ट विशेस टू यू, आई एम श्योर दैट यू विल डू वेरी वेल, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर नेम एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो अच्छा है, तो बहुत बढ़िया सर है। थैंक यू सर फॉर थैंक योर बेस्ट विशेस सर, थैंक 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 यू। थैंक यू थैंक यू। ओके, बाय।